15 दिन योगी जी मांग रहे हैं, 15 महीने मोदी जी ने भी मांगे थे, 6 महीने उन्होंने नोटबंदी पे मांगे थे। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है। और मैंने आपको क्या कहा कि मुद्दे को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इनके पास हथियार होता है। और कोई भी बड़े से बड़ा आप मुद्दा देख लीजिए, बड़े से बड़ी घटना देख लीजिए, उसकी चर्चा चंद रोज होती है, फिर कोई नया मुद्दा आ जाता है और सब लोग उस पर लग जाते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली और लखनऊ की तल्खियां तो आप जानते ही हैं। तो क्या वो तल्खियां अब इस कदर बढ़ गई हैं कि एक मामले को लेकर योगी जी को पूरी तरीके से घेर लिया गया है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से कि राम मंदिर में डकैती हो रही थी और राम मंदिर में जो स्वयंसेवक काम कर रहे थे वो एक ऐसी टीम का हिस्सा थे जो कि गैर जिम्मेदार है। जी हाँ, ये उनके ही शब्द हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ये सब कुछ नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है? नृपेंद्र मिश्रा तो शुरुआत में कह रहे थे कि हम निर्माण कार्य से जुड़े हैं, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर अचानक से इंटरव्यू दर इंटरव्यू नेशनल चैनल्स पर देने लगे। किसके कहने पर? और ये कहना कि डकैती हुई है, गैर जिम्मेदाराना लोग वहां पर बैठे हैं, किसी के जो काम है, जो तमाम जो सुविधाएं हैं वहां पर, उन सब में घपलेबाजी हो रही थी। तो फिर ये बातें अचानक से कहां से आ गई, क्यों प्रकट होने लगी? क्या कोई इशारा हुआ है दिल्ली की तरफ से लखनऊ को परेशान करने का? करेंगे बात। केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का बहुत बहुत आभार। दर्शक जिस प्रकार से कार्यक्रम के लिए कमेंट कर रहे हैं उससे बहुत उत्साह बढ़ रहा है। और जाहिर है कि ये जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर का मुद्दा चल रहा है बड़ा दुखदाई है, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि सच्चाई उन तक पहुंचे, वास्तविकता उन तक पहुंचे। हमारी कोशिश है कि हम सच्चाई वहां तक पहुंचाएं और उन मुद्दों को उठाएं जिससे सत्ताधारी दल या जिम्मेदार लोग या उस डकैती में शामिल लोग उनको दबाना चाहते हैं, वो मुद्दे दर्शकों तक पहुंचे। हमारी ये कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी हमारी, और हम इसकी कोशिश को आगे बढ़ाते रहेंगे। दर्शकों का इस प्रकार हमारा हौसला अगर बढ़ता रहेगा तो हम इस हौसले के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। यही मैं शुभकामनाएं आपको भी देता हूं और हम कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे तथ्य रख सकें। जी जी सर, सच तो नृपेंद्र मिश्रा चाहे खुलकर कह रहे हैं, मतलब इतनी बेबाकी से तो कोई नहीं बोल रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने कह ही दिया कि डकैती हो रही है या फिर डकैती हुई है खुली तौर पर, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो स्वयं सेवक वहां काम कर रहे थे वो गैर जिम्मेदाराना लोगों का हब बन गया था। 1500 लोग वहां पर, पता नहीं कौन क्या काम कर रहा है, सबने अपने अपने लोगों को वहां पर लगा रखा है। तो वो जो सिस्टम था पूरा वही खराब था, कोलैप्स था वो पूरा सिस्टम, जिसको चंपत राय जी चला रहे थे। लेकिन चंपत राय जी पर कोई एक्शन नहीं होगा, चंपत राय जी पर एक एफआईआर नहीं होगी, उनसे सिर्फ जानकारी लेकर एसआईटी अब योगी जी को रिपोर्ट सौंप देगी। सर हिमांशु जी, नपेंद्र मिश्रा जी, शायद उन्हीं नपेंद्र मिश्रा की आप बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने सबसे पहला बयान दिया था, पत्रकारों को कहा था कि भाई आपको जो है खुश होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, सरकार की तारीफ करना चाहिए, इतनी जल्दी और इतनी बढ़िया एसआईटी सरकार ने बना दी। उन्हीं नपेंद्र मिश्रा की बात आप कर रहे हैं ना जी। वो तो ताली बजाने की बात कर रहे थे, पत्रकारों को भी कह रहे थे आप भी ताली बजाइए, खुश होकर नाचने लगिए, बहुत बड़ा काम हो गया है। वो तो एक हिसाब से बड़े खुश थे कि भाई एसआईटी बन गई है। एसआईटी में कौन है? एसआईटी में कौन है? आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी टॉप पे बैठ के जांच कर लेंगे क्या? सवाल सबसे बड़ा ये है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात ये, क्या नपेंद्र मिश्रा जी ये बताएंगे कि एफआईआर ना होने का कारण क्या है? एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? हम तो इसको गबन का मामला सोच रहे थे, हम तो इसको चोरी का मामला सोच रहे थे, हम तो इसको घोटाले का मामला सोच रहे थे। ये तो नपेंद्र मिश्रा ने ही बताया। क्या रे, आप कहां सोच रहे हो 5 लाख की चोरी, 7.5 करोड़ की चोरी? ऐसा नहीं है, ये तो करोड़ों की, अरबों की डकैती है। तभी तो लोगों को समझ में आया जब डकैती उन्होंने बताना शुरू किया, और तभी लोगों के हौसले बुलंद हुए डकैती बताने के। तो डकैती वो एकाएक बताने लगे, उनको कहां से सपना आया है? या ऐसा तो नहीं है कि एसआईटी रिपोर्ट पहले उन्हीं को मिल गई हो? उनको कैसे पता है ये डकैती है?
उनको कैसे पता है कि 1500 लोग और 1500 लोग वहां अनऑथराइज काम कर रहे थे? तो अगर उनको पता था तो उन्होंने क्यों नहीं इसकी सूचना प्रधानमंत्री को दी, क्यों नहीं दिल्ली को दी? अगर नहीं सुनवाई हो रही थी यूपी सरकार में उनके, क्यों नहीं उन्होंने जाके एफआईआर कर दी भाई? तो ये अब क्यों इनको एकाएक याद आया? देखिए ये हिमांशु जी, ये भ्रमित करने का मामला है, ये लोगों को उलझाने का मामला है। पहले इन्होंने एक कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट रहे हैं 2 दर्जन, हमारे पास सूची आ गई है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं बस तैयार बैठे हैं, हम तो ले ही नहीं रहे उनको, है। दूसरे फिर जो है इनके सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि बहुत जल्दी टूट के चले जाएंगे, हमारे पास जानकारी है। तो ये इन्होंने भ्रमित करने का काम पहले क्या राजनीतिक लेवल पे किया। अब नपेंद्र मिश्रा जी समझ चुके हैं कि ये मामला अब दबेगा नहीं। देखिए हिमांशु जी, आप इस कड़ी को 2-3 तरीके से देखिए। सबसे पहले अगर हम जिक्र कर लें, कलकत्ता के जो 2 कोठारी बंधु थे जिनकी शहादत हो गई थी मंदिर बनाने में, जैसे भी उसको कहिए, गोलियां चलाने में नपेंद्र मिश्रा जी ही शायद आगे थे और उसमें शहादत उस परिवार की हुई थी। और वो दोनों भाई की जो बहन थी उसकी शादी कुछ दिनों के बाद होने वाली थी, और बताते हैं कि उनके पिताजी ने कहा कि भाई घर में शादी है, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम लोग कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और हमें लगता है कि हमें इसमें सहयोग करना चाहिए और ये पुण्य का काम करके हम वापस जल्द ही वापस आएंगे और फिर हम धूमधाम से अपनी बहन की शादी करेंगे। अब वो तो वहां शहीद हो गए, वो तो मारे गए। तो उनका परिवार और उनकी बहन या उनकी आत्मा आज क्या सोच रही होगी? क्या उन्होंने शहादत सही दी थी या इन चोरों डकैतों के लिए दी थी उन्होंने कि डकैतों आओ लूटो? एक बात। दूसरे जो आहत होने वाले परिवार हैं, जो आहत होने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी भगवान राम में आस्था है, जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है, उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कि भाई भव्य मंदिर बन रहा है और हमारी भावनाएं भी इसमें जाएं, हमारा सहयोग भी इसमें जाए, तो हम भी दान करें। उन्होंने जो भावनात्मक रूप से दान किया था, आज आपने उनकी भावनाओं को तोड़ दिया और कई लोग रो रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत आक्रोशित हैं। उनको कौन जवाब देगा? और आप मामले पे पर्दादारी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी डकैती बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि देखिए कितनी बढ़िया एसआईटी बन गई है, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। जिन्होंने डकैती डाली है उन्हीं के मातहत लोग एसआईटी में डाले गए हैं, वो क्या रिपोर्ट देंगे और क्या चंपत राय जी का बिगड़ेगा और क्या नपेंद्र राय जी का बिगड़ेगा? क्या होगा इसका? तो रिपोर्ट में कोई बहुत भयंकर ऐसी तस्वीर आ जाएगी और बहुत मामला पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बहुत ज्यादा होगा तो हटा दिया जाएगा। भाई आपको हटा दिया गया, हटा के क्या किया? अरे भाई हटाना ही है क्या? अगर आपने डकैती की है तो डकैतों से अगर धन बरामद हो जाता है तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं क्या? हम तो उनका एनकाउंटर करते हैं भाई, हम तो उनके घर पे बुलडोजर चलाते हैं, हम तो उनको जेल भेजते हैं। तो क्या इस मामले में भी ये होगा या खाली इनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा? ये आवेदन इनको मिलेगा क्या इस सरकार की तरफ से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये केपी मलिक का सवाल नहीं है, ये तमाम उन भक्तों का है, तमाम जिनकी आस्था भगवान राम में है, जिन्होंने चंदा दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, जिनकी आस्था है, ये उन लोगों का सवाल है। और इसका जवाब वो चाहते हैं, सरकार से भी चाहते हैं, भाजपा से भी चाहते हैं, आरएसएस के लोगों से भी चाहते हैं, नपेंद्र मिश्रा से भी चाहते हैं और इनसे चंपत राय जी से भी चाहते हैं। चंपत राय जी किस लिए बैठे हैं वहां लाठी लेके? चौकीदार है ना वो तो राम मंदिर पे, तो क्या चौकीदार ही चोर है क्या? तो इसकी जांच कौन करेगा? इसका पता कैसे लगेगा? तो ये सवाल बहुत बड़ा है जी। अच्छा सर, सिर्फ अब चंदा चोरी तक बात नहीं है, क्योंकि 2021 से
जो जमीनें खरीदी गई उस पर भी बवाल है। और संजय सिंह लगातार इस मामले को उठा रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की खरीद ली, 18 करोड़ की खरीद ली, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ की खरीदी। तो ये जो घपला घोटाला हुआ है, इसकी जांच भी कभी हो पाएगी कि ये पूरे मामले में एक ही साथ सभी चीज को इन्वॉल्व करके और पद से हटा देंगे जैसा कि आप कह रहे हैं, और छोटा मोटा एक्शन लेने के नाम पर कुछ कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे जिससे इनको पॉलिटिकल थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, बाकी सब जो है चलता रहेगा, ये रामकाज है, ये चलता रहेगा ऐसे ही। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से चाहे वो नपेंद्र मिश्रा हो चाहे दूसरे लोग हो, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये मामला कोई नया मामला तो है नहीं। आरोप प्रत्यारोप तो 90 से ही चल रहे हैं, जब शिला पूजन हुआ था और चांदी की शिलाएं सोने की शिलाएं आनी शुरू हुई थी, लेकिन वो एफआईआर नहीं हुई थी, कोई रिकॉर्ड में नहीं आया था, कोई शिकायतें नहीं हुई। लेकिन तब से शिकायतें उस तरह की चर्चाओं में है कि गबन वहां चल रहा है लगातार। उसके बाद जब मंदिर का फैसला आ गया और मंदिर का काम शुरू हुआ, और मंदिर का काम शुरू हुआ और मंदिर बनने के सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? नपेंद्र मिश्रा जी। जब नपेंद्र मिश्रा जी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए जमीन खरीदी जा रही है, उन जमीनों में हेराफेरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि नपेंद्र मिश्रा जी की नॉलेज में वो बात है। चंपत राय जी तो इन्वॉल्व उसमें है ही, ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों को पता नहीं है। तो तब क्यों नहीं ज्ञान चक्षु खुले नपेंद्र राय जी के? नपेंद्र मिश्रा जी जो है, तब इनके ज्ञान चक्षु क्यों नहीं खुले कि राय साहब जो है, चंपत राय साहब जो है गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, डकैती शुरू कर दी है इन्होंने? इसलिए नहीं खुले क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप ये देखिए कि अभी तक अरबों लोग वहां पहुंच चुके हैं, करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि प्रयाग में जो स्नान हुआ था, कुंभ के स्नान के समय लगभग 16 करोड़ लोग पहुंचे। आप ही तो कह रहे हैं भाई, 16 करोड़ अगर कुंभ में पहुंचे हैं तो 15 करोड़ तो अयोध्या मंदिर में भी पहुंचे होंगे। और अगर उन्होंने 100 रुपए भी दिए होंगे, दिए तो कई लोगों ने लाखों भी हैं, हजारों भी हैं, सोना चांदी आभूषण जेवर और पादुकाएं छोड़ दीजिए, आप खाली 100 रुपए का एवरेज ले लीजिए। 15 करोड़ लोग हैं, और कम कर लीजिए, 12 करोड़ कर लीजिए, 10 करोड़ कर लीजिए। अगर 10 करोड़ लोग आए हैं, 100 रुपए भी दिए हैं, कितना चंदा हो गया? और आप कह रहे हैं कि वहां 85 करोड़ रुपया जमा चंदा है। जो 85 करोड़ चंदा जमा है वो जो नंबर 1 में है, कागजों पे है, उसकी जांच एसआईटी कर लेगी। जो कागजों में नहीं है, जो जिसकी रसीद नहीं कटी है, वो चंदा किधर है? वो मुंबई के लोग कह रहे हैं कि हमने चरण पादुकाएं दी थी, चांदी की ईंटें दी थी, वो कहां है? उसका जवाब कौन देगा? बात ये हो रही है भाई, एसआईटी ने अगर कोई रिपोर्ट दे भी दी, उन्होंने बैंक वालों से पूछताछ करी है, उन्होंने 150 लोगों से पूछताछ कर ली, चंपक राय जी से भी पूछताछ कर ली, और चंपक राय जी ने तथ्य उनको दे दिए, रसीद कटी हुई, माथा मारिए, इसमें लीजिए, ये रखी, यहाँ ढेर लगा पड़ा रसीदों का है। उस रसीदों में किसी की 10 रुपए की रसीद है, किसी की 500 रुपए की रसीद है। हमारी टक्कर इनमें मारते रहिए कि कितने दिन लगेंगे उसमें। सीसीटीवी की फुटेज बता ही रहे हैं, कुछ फुटेज डिलीट कर दी गई है, जो फुटेज है उसमें ढूंढते रहिए। तो ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, इसमें गहन जांच होनी चाहिए और एक बढ़िया एजेंसी को इसकी जांच देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के किसी अच्छे जज से इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है, और ये जनता चाहती है। कह रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं 15 दिन और रुक जाइए, 500 साल इंतजार किया है। वो 15 दिन इसीलिए मांगे गए हैं ताकि एसआईटी टाल मटोल करती रहे, सबको घुमाती रहे कि जांच हो रही, और जो असल सबूत है वो मिटा दिए जाए इन 15 दिनों में, और सारा खेल खत्म। फिर तो बल्ले बल्ले, जय श्री राम। नहीं मानसू जी, 15 दिन योगी जी मांग रहे हैं, 15 महीने मोदी जी ने भी मांगे थे, 6 महीने उन्होंने नोटबंदी पे मांगे थे। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। ये जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है, और मैंने आपको क्या कहा कि मुद्दे को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इनके पास हथियार होता है। और कोई भी बड़े से बड़ा आप मुद्दा देख लीजिए, बड़े से बड़ी घटना देख लीजिए, उसकी चर्चा चंद रोज होती है, फिर कोई नया मुद्दा आ जाता है।
और सब लोग उस पर लग जाते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। कितना गंभीर मामला हुआ था कश्मीर में, अभी 45 के लोग करीब लोग मारे गए थे। कितना बड़ा मामला हुआ था गुजरात में, इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ था। पहली बार हम सुन रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स भी जल गया। कोई खबर आई है आज तक? कोई जांच हुई है? वहां भी तो एसआईटी बनी थी। कश्मीर की कोई रिपोर्ट आई है? कोई जिक्र कर रहा है? कोई मीडिया उठा रहा है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जानते हैं ये मामले को किस प्रकार से ठंडा किया जाए, किस प्रकार से सवालकर्ता को थकाया जाए। ये थकाते हैं व्यक्ति को। पूछो कितना पूछना है, बोलो कितना बोल दे। अच्छा, और मजेदार ये बात बोलते रहेगा हुई अभी जी। सर, मजेदार बात हुई। राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, इनके यहाँ के सांसद नाम तक ले रहे हैं तमाम लोगों के। फिर पता चला कि डिप्टी सीएम खुद ही कह रहे हैं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, समाजवादी पार्टी टूट ही नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ऐसी फर्जी बातें हैं। तो मंत्री जी रहते हुए, यानी कि हमारे प्रदेश के एक मंत्री, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कि कितनी गंभीर बात यह भी है कि हमारे प्रदेश में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और यार, राम मंदिर तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ये छोटी छोटी चीजें अगर ये पाप कर रहे हैं तो उतना बड़ा पाप भी कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी नीयत ही नहीं है, इनके तेवर ही ऐसे हैं। अरे भाई हिमांशु जी, कहा तो है मैंने कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो एफआईआर कौन करेगा इनके ऊपर? और आप मंत्री पे गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? मंत्री तो बेचारे जहां देखेंगे तवा परात वहीं बिताएंगे सारी रात। वो तो कल को अगर उनको आभास हो जाए कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है तो वो तो वहां पहुंच जाएंगे, वहां जाकर रोजाना योगी को गाली देने लगेंगे। उनकी बात को बहुत सीरियस मत लीजिए आप। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा हो, देश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा हो, बाद में जुमला बता दे रहा हो चीजों को, जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा हो, तो वहां एक मंत्री ने झूठ बोल दिया तो कोई गहन विषय का मुद्दा नहीं है, ये कोई गहन झूठ नहीं है। इसको बहुत ज्यादा प्रमुखता से नहीं लेना चाहिए। ये तो एक शक्ल बन गया है आजकल राजनीति में, या आप कुछ भी बोलिए, अब बाद में कोई पकड़ा जुमला बोल दीजिए। कोई जिम्मेदारी कहाँ है आज? भाई कमाल की आप बात कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा और कभी सपा में भाजपा में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ उनका? शिवानी घोष कह रही थी कि मैं चड्ढा चड्डी बन जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, आज वो भाजपा में चली। तो ये नेताओं के चरित्र पे आप मत जाइए। कम से कम कोई और व्यक्ति कह रहा हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई नेता है और नेता बन के वो इधर उधर जा रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, तो वो तो उसका अधिकार है। झूठ बोलना उसका अधिकार है, जुमलेबाजी करना उसका अधिकार है, पलटी मारना उसका अधिकार है, किसी को कुछ भी कह देना उसका अधिकार है, डकैती डालना उसका, तमाम अधिकार उसको मिल गए हैं संविधान की तरफ से। वो कुछ भी कर सकता, बस उसके हाथ में लठ होना चाहिए, सत्ताधारी दल में वो होना चाहिए। जब वो विपक्ष में चला जाए तब हो सकता है थोड़ा सच बोलने लगे, क्योंकि विपक्ष में जाके कई लोग सच बोलने लगते हैं। कपिल मिश्रा जब तक विपक्ष में थे तो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर सच बोल रहे थे, प्रधानमंत्री की सीढ़ी दिखा रहे थे। आज वो भाजपा में जो है मंत्री हैं, बुलवाइए सच उनसे, आप देखे बोले क्या। तो इसलिए इन नेताओं के चरित्र की बात, नैतिकता की बात मत कीजिए। मंत्री है वो बहुत क्रांतिकारी मंत्री है, उनको ये नहीं पता कि उन क्रांतिकारी की बात उनके दोनों बेटे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, उनके विधायक सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हमें तो ये खबर है कि उनके 4 विधायक खुद अखिलेश जी से संपर्क में हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराइए। तो ऐसे व्यक्ति की बात पर क्या विश्वास करें और क्या टिप्पणी करें, ये सोचने वाली बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।